आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। ऑल जे एंड के ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने आज यहां जम्मू में एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें वो कुछ अपने मुद्दों को जो है वो सामने रखने की कोशिश करेंगे और जो उनकी डिमांड्स फुलफ़िल हुई है उसको लेकर के कुछ पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ जम्मू में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ कहते हैं अपने इस प्रेस वार्ता में, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, आज की प्रेस का क्या एजेंडा है ये बताइए। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे यहाँ प्रेस कवरेज के लिए आए हैं। आज का खास मुद्दा है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये यूथ के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। ये रूरल और अर्बन को कवर करने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें जब बच्चे एकेडमिक से निकल के स्किल हासिल करना चाहते हैं, अब स्किलिंग करना चाहते हैं, तो वो ये वाहिद एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में उनको रोज़गार के साधन जो है वो मिलते हैं। यहाँ बच्चे जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के बाद वो बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना जॉब करते हैं, वो अपना एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, वो सक्सेसफुल एम्प्लॉयर भी बनते हैं, वो दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम रोल रहता है। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ। आप जानते हैं कि जब ट्रेड यूनियन लीडर आपके पास आते हैं तो उनकी डिमांड होती है, मगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है टोटल डिफरेंट नवीयत की है, मुख्तलिफ नवीयत की है। मैं ये मानता हूँ कि हमें 43 साल से एक पेंडिंग इशू था जो हमारी गजटेड कैडर की DPC, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की और हमारे जो असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र की पेंडिंग थी। 81 से वो DPC जो रेगुलाइजेशन नहीं हो रही थी। तो आज हमने उस डिमांड को फुलफिल किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनाब डॉक्टर हसन सामून साहब का, हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट जनाब सुदर्शन कुमार जी का, हमारे एडवाइज़र साहब का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस पर स्पेशल एफर्ट्स लगाई हैं और इसको डेली बेसिस इसको मॉनिटर करते रहे इसकी प्रोग्रेस को। आज 43 साल के बाद उस फैमिलीज़ को बहुत राहत मिली है जो इस दुनिया में आज बहुत सारे हमारे मुलाजिम नहीं हैं। जो हमारे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स भी कुछ रिटायर हुए हैं, मगर वो इस दुनिया फानी से चल बसे हैं, मगर उनकी फैमिली को बड़ी राहत महसूस हुई है। जब हमने उनसे बात की तो उनके आंसू निकल गए खुशी के, ताकि बड़ी देर के बाद उनकी फैमिली पेंशन, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होता है उसको लास्ट डिपेंड जो रहता है वो अपनी पेंशन पे, फैमिली पेंशन पे रहता है। तो उनकी जो फैमिली पेंशन है वो इन्हांस हुई है। और HOI जो हमारे 50 लोग इंचार्ज 2002 से काम कर रहे थे, उनको पहली बार DPC हुई है 22 साल के बाद। तो उसके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी ये रेगुलाइजेशंस हुई हैं और जिन्होंने किया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जिसमें हमने डिमांड में ये रखा हुआ है कि जो नॉमेनक्लेचर पोस्टों का है उसको चेंज करना है। यहाँ सुपरनेट पोस्ट को हम कहते हैं कि इसको प्रिंसिपल पोस्ट के नॉमेनक्लेचर दिया जाए जैसे बाकी स्टेट्स में है। हमारे VI और GI का जो है नॉमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग ऑफिसर और सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर होना चाहिए। हमारी रूल के अमेंडमेंट अंडर प्रोग्रेस है, बड़ी देर से हमने उस पर भी बड़ा काम किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने। हम वो भी डिमांड करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है क्लियर ARI से कराया जाए। और मैं गुजारिश करता हूँ गोयल साहब से जो उसको हेड कर रहे हैं, उसको ARI टीम को, जो हमारी रूल अपग्रेडेशन के टीम के हेड हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो उसको जल्द से जल्द जो है वो क्लियर करें, ताकि हमारी जो वैकेंसीज़ है, जो हमारे 300 फैकल्टी की वैकेंसी पड़ी हुई है, वो रेफर हो सके और सही ट्रेनिंग हम बच्चों को दे सके। इसके साथ साथ में हमारे जो HOI खाली है, जो हमारे कुछ हेडलेस इंस्टीट्यूशन हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इस वक्त हमारे रेगुलाइज सुपरवाइज़र हैं, उनको वहाँ पे मौका दिया जाए ताकि वो वहाँ जाएं और वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को मिल सके। तो मेरा ये मानना है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे ज़्यादा डिमांड को कम तरजीह देता हूँ। मैं आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने बहुत लॉन्ग पेंडिंग बर्निंग इशू को सेटल किया। सर, जिस तरह से सरकार जो है जो पेंशन को बंद कर रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमने पहले से ही इस डिमांड को प्रोजेक्ट किया है कि जो NPS है इसको पेंशनेबल स्कीम बनाया जाए, जो ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे हिमाचल में इस वक्त इस पे काम चल रहा है, हमारे पंजाब में इस पे काम चल रहा है, बाकी स्टेट यही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास वाहिद ये एक चीज़ होती है कि उसको पेंशन मिलती है। अगर उसको पेंशन ख़त्म हो जाएगी या उसको SRO जो है, जो उसके लिए एक सिक्योरिटी रहती है, वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जब आपके पास फैमिली पीछे रहती है, अगर उनको पेंशन न मिले तो वो कैसे गुजर बसर करें, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके पास
हैंडसम अमाउंट मिलता है। यहाँ पे आप तनख्वाह का स्लैब जो होता है वो कम होता है और डेली बेसिस पे आपके खर्चे ज़्यादा रहते हैं, आप बच्चों को सही एजुकेशन नहीं हासिल करवा सकते। और जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, अगर आपके पास पेंशन नहीं है, आप ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने पेरेंट्स के लिए जो है सही तरीके से काम कर सकते। जिस तरह से देखा गया कि आप गवर्नमेंट सर्विस देते हैं, 45 साल सर्विस देते हैं, उसके बाद खाली हाथ जाएंगे, आपको पेंशन ही नहीं। वहीं एक एमपी, एक विधायक जो है 5 साल काम करता है, उसको पूरा ज़िंदगी जो है पेंशन मिलती। ये दोहरा मापदंड, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी ये बात की है कि अगर आपके पास यार्ड स्टिक एक होनी चाहिए, जो आदमी सर्व करता है नेशन को 40 साल और उसको आप नॉन पेंशन बना लेते हैं, और जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो कैसे चुन के आता है और 5 साल, 4 साल, 6 साल वो जब विधायक रहता है, उसको आप इतने ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, उसको गाड़ी फ्री होती है, उसको स्कार्ट रहता है, उसको जनाब टेलीफोन फैसिलिटी रहती है, उसको पेंशन फुल रहती है, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? और अगर हम देखा जाए तो मशीनरी जो रहती है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी रहती है, वो उसके एम्प्लॉइज रहते हैं जो उसकी पॉलिसीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप कहीं गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बना लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है उनके एम्प्लॉइज़ का रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि एम्प्लॉइज जो हैं वो बाजू रहते हैं गवर्नमेंट के, तो इनके साथ ये नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जब आप अपने लिए जो है वो हर फैसिलिटीज़ मांगते हैं, तो वही जब आपको एम्प्लॉइज़ को देने वाली बात आती है तो वहाँ आप कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। आपके लिए तो बजट अवेलेबल रहता है, आपके लिए फंड्स अवेलेबल रहते हैं, आपके लिए अकोमोडेशन अवेलेबल रहता है, और जब आप एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज़ के लिए आपको फाइनेंशियल क्रंच बनता है। तो ये मैं मानता हूँ ये इनजस्टिस है एम्प्लॉइज़ के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए।